नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 8 जिसमें आधुनिक भारत से संबंधित चैप्टर दिए गए हैं उसको डिटेल वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक चैप्टर आप लोगों को डिटेल वाइज हम समझा रहे हैं। ये भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी कितना महत्व है, उसके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसीलिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि परीक्षा का जो असली क्वेश्चन बैंक होता है वो एनसीईआरटी ही होता है। हम लोग क्लास 8 का जो 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था कैसे, कब और कहाँ। दूसरा चैप्टर था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये हम लोगों का तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में शासन करना। तो आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया गया था कि 1764 में बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है और इसके बाद जो दीवानी अधिकार था वो अंग्रेजों के पास चला जाता है, अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अब जो टैक्स वसूलेंगे वो कौन वसूलेंगे? अंग्रेज। तो अंग्रेज कैसे टैक्स वसूलते थे, उसके लिए क्या नियम वो जो लोग थे वो लाए थे, उन्हीं सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वही सब चीज़ जो है यहाँ पे बताया गया है, उसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, कैसे लोग जो है उसका विरोध करेंगे, वो सब चीज़ भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि अंग्रेज वही खेती यहाँ के ग्रामीणों से करवाते थे, यहाँ के किसानों से करवाते थे, जिससे उनको मुनाफा हो रहा था या वैश्विक स्तर पे जिसका डिमांड था वही खेती करवाते थे। उसको बहुत ही डिटेल वाइज यहाँ पे समझाया गया है, जिसके कारण जो है वो किसान जो है वो विद्रोह करते हैं, क्योंकि उसका खेती करने से किसान का जो जमीन का उपजाऊपन है वो समाप्त हो रहा था। कोई ये नहीं चाहेगा कि हम इस तरह का खेती करें जिससे हमारा जमीन का उपजाऊपन जो है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अंग्रेज वही खेती करवाना चाह रहे थे क्योंकि उससे मुनाफा हो रहा था। और ठीक 1857 की क्रांति के 2 साल बाद बंगाल में फिर से एक क्रांति आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग ये खेती नहीं करेंगे। वो कौन सा फसल था वो पूरे वीडियो को देखिएगा तो सारा चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तब यहाँ पे अंग्रेज जो है 1857 की क्रांति जो है वो देख चुकी थी, एक बड़ा क्रांति देख चुकी थी, उसे दबा भी दिया गया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा इस तरह का क्रांति जो है वो हम लोगों को देखना पड़े या उसका सामना करना पड़े। इसीलिए एक आयोग, एक कमीशन का गठन किया जाता है और बोला जाता है ठीक है आप लोग जो है यहाँ इस फसल का खेती मत कीजिए। तो जो बगान मालिक थे वो शिफ्ट कर जाते हैं बंगाल से बिहार और बिहार में उस फसल का खेती करने लग जाते हैं क्योंकि वैश्विक रूप में उसका डिमांड ज्यादा था, जिससे मुनाफा होगा वही खेती वो लोग करेंगे, चाहे आपका भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो चाहे कुछ भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से बंगाल से जब बिहार शिफ्ट करते हैं तो धीरे धीरे बिहार का भी स्थिति जो है वो खराब होते चलता है और 1917 आते आते तक यहाँ पे वहाँ के किसान भी जो है वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय जो विद्रोह हुआ वो अहिंसक विद्रोह होता है क्योंकि उसमें जुड़ जाते हैं महात्मा गांधी। 1917 का जो चंपारण आंदोलन था। तो हम लोग जो है यहाँ तक देखने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को समझाने का जो है प्रयास एनसीईआरटी कर रही है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कंपनी का दीवान बनना, कि अब जो है कंपनी दीवान बन चुकी थी, उनको टैक्स लेना था। ऐतिहासिक तिथि में आपको बताया गया है कि 12, ये पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान जो है वो तैनात कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये जो घटना था कि दीवानी अधिकार इनको क्या करना, मिल जाना, ये कोई बहुत बड़ा घटना नहीं था। ठीक है, बहुत बड़ा घटना था लेकिन ऐसा नहीं था कि भव्य रूप से दीवानी अधिकार इनको दिया गया होगा। लेकिन पेंटिंग इस तरह से किया गया कि बताया गया कि रॉबर्ट क्लाइव का ये बहुत बड़ा कदम था और भव्य रूप से दीवानी अधिकार जो है शाह आलम के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था पेंटिंग के द्वारा। तो ये लोग जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह का पेंटिंग भी बनवाते होंगे, तो उसी चीज को यहाँ पे दिया गया है। घटना का स्थल, यह घटना वास्तविक रूप से रॉबर्ट क्लाइव के एक तंबू टेंट में, मतलब इस तरह से कोई घटा होगा कि ठीक है शाह आलम के कोई अधिकारी आए होंगे और बोल दिए होंगे कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है तुम लोग जो है वो रख लेना, ऐसा कह के उनको बोल दिया गया होगा। लेकिन वो लोग कैसा दिखाते हैं कि इस तरह से कि शाह आलम द्वितीय जो है पूरे सभा में रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर रहे हैं, अधिकार प्रपत्र दे रहे हैं कि अब जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स लेने का अधिकार जो है वो तुम्हारा है। तो एक ग्रैंड इवेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कितना बड़ा अंग्रेजों के लिए क्या था, जीत था। अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में घटी होगी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के चित्र में इसे एक भव्य और बड़े उत्सव के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे पेंटिंग बनाया जाता था। ये एनसीईआरटी में दिया गया ओरिजिनल पेंटिंग है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार मिलने के बाद भी कई सारे परिवर्तन जो है आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया गया, इसमें भी थोड़ा बहुत
आपको कुछ और जानने को मिलेगा। दीवान के रूप में कंपनी की भूमिका क्या होती थी, तो यहाँ पे देखिए कि अब दीवान तो बना दिया गया, तो दीवान का काम क्या होता था। कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों का मुख्य शासक बन गई। मतलब जो है आपको बोले ना कि अगर ये रूम में हम पढ़ा रहे हैं, अब इस रूम का अगर हम किसी को रेंट दे रहे हैं तो वो मेरा मालिक हो गया। तो वही चीज है, बंगाल बिहार उड़ीसा का जो वो आर्थिक मामला था उसका ये मुख्य शासक हो गया, या कह सकते हैं अब वहां क्या होगा क्या नहीं होगा उन सारा चीज का निर्णय जो है अंग्रेजों के द्वारा हो रहा था। तो बंगाल का ये क्या हो गया, लीडर हो गया। आर्थिक रूप से क्या खेती करना है, कैसे लगान लेना है, क्या नहीं करना है, ये सब सारा चीज जो है अब किसके नियंत्रण में आ गया, अंग्रेजों के। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी यानी रेवेन्यू को व्यवस्थित करने का एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। ठीक है, आपको हम जमीन दे दिए, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा दे दिया, बोले कि यहां से टैक्स आपको लेना है, लेकिन आपको टैक्स अब कैसे वहां से लेना है, किससे कितना कम लेना है, किससे ज्यादा लेना है, कैसे लेना है, किसान से लेना है, जमींदार से लेना है, या वहां के छोटे मोटे जो राजा हैं उससे लेना है, तो आपको नियम तो तय करना होगा ना। तो वही चुनौती इनके पास था कि हम जो है कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि इनका लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, ये व्यापार भी कर रहे हैं, अपने क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं, तो इनका खर्चा बढ़ चुका था। तो खर्चा जो है उसको चलाने के लिए ये लोग जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे थे, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपना क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे, और वहां पे नए नए प्रकार के नियमों का भी क्या करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये लीडर बनते हैं। लीडर क्यों बनते हैं कि इस जमीन से कैसे ये लोग पैसा निकाल पाए, इसके लिए कई सारे प्रशासनिक परिवर्तन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी की आमदनी और बंगाल का आर्थिक संकट, देखिए इनका तो आमदनी होगा, लेकिन बंगाल में एक आर्थिक संकट जो है आपको देखने को मिलेगा। किसान जो है भूखे क्या होने लग रहे थे, मरने लग रहे थे, कर्ज में डूबने लग गए थे। तो कंपनी को फायदा हो रहा था, लेकिन वहां के जमींदार और किसान जो है वो परेशान, यहाँ तक कि नवाब भी परेशान थे। देखिए सिराजुद्दौला जो थे उनसे परेशान थे, उनसे युद्ध करते हैं, पराजित भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी का यहाँ आमदनी हो रहा था, लेकिन बंगाल में आर्थिक संकट हम लोगों को देखने को मिल रहा था। अकाल भी इस समय आ रहे थे। कंपनी की शुरुआती नजरिया दीवान बनने के बाद कंपनी खुद को मूल रूप से एक व्यापारी ही मानती थी। अभी तक ये लोग अपने आप को एक व्यापारी के तौर पर ही जानते थे। अभी तक ये लोग अपने आप को शासक कहलाना नहीं पसंद कर रहे थे। वह भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसकी नियमित वसूली के लिए कोई पुख्ता प्रशासनिक व्यवस्था में हिचकिचा रही थी। वो ये लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को एकदम अथाह पैसा आते रहे, लेकिन हम लोग क्या प्रशासनिक परिवर्तन करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, इसके लिए थोड़ा हिचकिचा। नया जगह था ना, ऐसा थोड़ी था कि ये लोग आए थे तो भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी इनको थी। धीरे धीरे यहाँ के व्यवस्था को ये लोग समझने का प्रयास करेंगे और प्रशासनिक परिवर्तन यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। तो ये लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संपत्ति मिले, ताकि हम लोगों को ब्रिटेन से पैसा लाने का कोई जरूरत ना पड़े। पिछले चैप्टर में बताए थे कि इलाहाबाद की संधि के बाद या दीवानी अधिकार मिलने के बाद जो ब्रिटेन से सोना और चांदी आता था आयात करने के लिए, कि यहाँ से हम चीजों को खरीदेंगे और उसके बाद हम यूरोप लेके जाएंगे, तो ये चीज बंद हो गया था। अब वहां से पैसा लाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आमदनी यहाँ ही इतना ज्यादा हो जा रहा था कि कंपनी का सारा खर्च जो है वो यहीं के पैसा से या यहीं के आमदनी से निकल जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया। अब व्यापार का बदलता स्वरूप, 5 वर्षों का बदलाव अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन कीमती धातुओं के बदले भारत में सामान कपड़े खरीदती थी। तो यहाँ से सोना चांदी यहाँ आता था भारत, और भारत से यहाँ पे जो कपड़ा वगैरह होता था वो कहाँ जाता था, तो इंग्लैंड जाता था। 1765 के बाद दीवानी मिलने के बाद बंगाल में इकट्ठा होने वाले राजस्व के पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाना बंद हो गया। तो ब्रिटेन से जो सोना चांदी आ रहा था वो अब क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही इतना इन लोगों को रेवेन्यू मिल रहा था कि इसी रेवेन्यू से कंपनी का सारा खर्चा चल जा रहा था। और यहाँ तक कि जो कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए लोग अपने देश से पैसा मंगा रहे थे, उन सब के लिए भी इसी रेवेन्यू से क्या हो जाता था, पैसा मिल जाता था। कंपनी आपको पिछले वीडियो में भी या पिछले चैप्टर में बताया गया कि रेवेन्यू, चाहे ये किला बनाना हो, किला बनाने के लिए भी इसी रेवेन्यू से इन लोगों को पैसा मिल रहा था। अगर सेना का आधुनिकीकरण करना है तो उसके लिए भी पैसा इन लोगों को यही रेवेन्यू से मिल जा रहा था। और यहाँ से जो चीज खरीद रहे थे उसके लिए भी यही रेवेन्यू से इन लोगों को पैसा मिल रहा था। मतलब हम
यहाँ पे आए, विदेशी यहाँ पे आए और यहीं से इनकम कर रहे हैं और यहीं से सारा चीज जो है खरीद के कहाँ भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। ऐसा परिस्थिति बन गया था 1765 के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा था। कंपनी की आमदनी और बंगाल का आर्थिक संकट। तो कंपनी तो यहाँ पे मुनाफा कमा रही है, लेकिन यहाँ के बंगाल के जो लोग थे या बंगाल का जो स्थिति था वो बहुत खराब हो चुका था। बंगाल की अर्थव्यवस्था का संकट, कारीगरों को बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी, इसलिए वे गांव छोड़ के बाद क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। मतलब मेरा लागत है अगर 10 रुपया तो हमको 10 रुपया भी नहीं दिया जा रहा था। कंपनी अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में हमसे चीजें जो है वो सस्ते में ले जाके यूरोप में महंगा में क्या कर रही थी, बेच रही थी। तो कंपनी को फायदा हो रहा था, लेकिन यहाँ के कारीगर को नुकसान हो रहा था, ये बताया गया। किसान अपना लगान तक नहीं चुका पा रहे थे, जिससे खेती चौपट होने की दिशा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और इस तरह से यहाँ पे वीकली मार्केट या जो हम लोगों के गांव घर में बाजार लगता है ना, हाट, तो उसके बारे में दिया गया है। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद में एक साप्ताहिक हाट यहाँ पे दिखाया गया, आगे हम दिखाएंगे एनसीईआरटी में, उसका जो ओरिजिनल फुट है वो। आर्थिक संकट के समय इन देहाती बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने नियमित रूप से यहाँ आते थे। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं बाजार क्या करते हैं, वहाँ कोई वहां बेचने जाता है, कोई वहां खरीदने जाता है। तो अगर इस तरह का आर्थिक संकट देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं बाजार जो है वो भी संकट में आएगा ही आएगा। वो चीज को यहाँ दिखाया है, यहीं पे ये पेंटिंग जो है दिखाया गया है, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। यहाँ पे दिया गया बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजों बेचने के लिए, जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत असर पड़ा, तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसका असर के बारे में समझाने के लिए दिया गया है कि कैसे इस समय पर्यावरण हम कह सकते हैं उसका भी प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पे बोला जाता है बंगाल में भीषण अकाल हुआ 1770 में, और इस अकाल के समय बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत को नींद सुला दिया। इस आपदा में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। समझ रहे हैं, 1/3 आबादी, 33% आबादी जो है एक अकाल आने से समाप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ा संकट था बंगाल के लिए। एक तो अंग्रेज परेशान कर रहे थे, ऊपर से अकाल आ रहा था, और पहले एक बार जैसे कि इस बार जो है वो मानसून बहुत खराब है। यहाँ पे बोला जा रहा है निचली खेत पे जो है उसी में धान लगाइए, ऊपर वाला जो भूमि है उसमें धान मत लगाइए, अगर लगाना ही है तो जो कम पानी वाला धान होता है उसको आप लगाइए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के पास स्टॉक है, सरकार के पास स्टॉक है, तो एक साल अगर उत्पादन नहीं भी होगा तो अकाल वाला स्थिति नहीं आता है कि हम लोगों को खाने के भी लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा हरित क्रांति से पहले उत्पादन बहुत कम होता था, और ये तो 1770 का घटना है, उस समय उत्पादन और भी कम होते थे। तो अगर एक साल अगर पानी नहीं आता था तो खाने के लिए लोगों को कुछ मिलता नहीं था, और ऊपर से परेशान कर रहे थे कौन लोग, अंग्रेज लोग। आपको अभी पता चलेगा वो लोग धान की खेती तक नहीं करने देते थे, जबकि धान का खेती करने से मतलब कुछ हो चाहे ना हो, कम से कम खाने के लिए तो मिलेगा, पैसा भले मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन खाने के लिए उससे क्या होता, मिलता। लेकिन ये लोग धान का खेती भी नहीं करने देंगे, आगे आपको पता चलेगा। और इसीलिए अकाल का स्थिति हो गया, और कई सारे लोग, 1/3 लोग थोड़ा बोला होता है, 1 करोड़ लोग जो है वो मारे जाते हैं। कृषि में सुधार और भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। अब ये लोग जो है क्या करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बोले कि कृषि में वही खेती आप लोगों से या किसानों से, यहाँ के किसानों से करवाएंगे जिससे इनको मुनाफा होगा। और दूसरा चीज, भू राजस्व व्यवस्था में इस तरह से परिवर्तन करेंगे जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू होगा। तो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है आर्थिक संकट और अकाल के बाद कंपनी के अफसरों को लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बेहद जरूरी है। इसके लिए मुख्यतः 3 व्यवस्था लागे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का जब संकट आता है ना, तो कहा जाता है जमीन में निवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे हम लोगों को इनकम नहीं होगा। अब ठीक है, हमसे अंग्रेज जो है पैसा तब ले सकती है जब हमारे पास 10-20 रुपया हो भी। मेरे पास खाने के लिए नहीं है, हम मर जा रहे हैं, तो पैसा हम कैसे देंगे? अंग्रेज अगर हमको जान से भी मार देगी तब भी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो अंग्रेज चाह रही थी थोड़ा बहुत इनकम हो, ताकि उस इनकम का कुछ हिस्सा हमको मिले और मेरा भी इनकम क्या हो, यहाँ पे बढ़े। इसीलिए ये लोग चाह रहे थे जमीन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना, खेती में सुधार लाना, और इसके लिए मुख्यतः 3 व्यवस्था लाई गई, जिसमें पहला जो व्यवस्था था वो अस्थायी व्यवस्था था। ये पूछा जाएगा कब लाया गया था, 1793 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लाया गया था। अब चलिए देखते हैं इस व्यवस्था में क्या हम लोगों को देखने को मिलता है। नाम में ही है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी व्यवस्था, मतलब कुछ तो यहाँ पे परमानेंट है। क्या परमानेंट है वो चलिए देखते हैं। चुकाई जाने वाली जो राजस्व राशि है वो परमानेंट रूप से तय कर दी गई, यानी भविष्य में इसने कभी भी हिसाब
इजाफा नहीं किया जाना था। तो परमानेंट सेटलमेंट में पैसा जो है, रेवेन्यू जो है, वो क्या कर दिया गया था, परमानेंट। यदि आपको 100 रुपया देना है तो 100 रुपया ही देना है, फिक्स कर दिया गया, ये कम बेसी नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपका ज्यादा उत्पादन हो गया तो भी आप 100 रुपया दीजिए, अगर उत्पादन नहीं हुआ तो भी आपको क्या करना है, 100 रुपया ही देना है। तो कंपनी का आमदनी जो है वो फिक्स हो गया। तो इस तरह से कंपनी को लगा था कि एक फिक्स अमाउंट अगर हम लेंगे तो मेरा एक फिक्स जो है पैसा दिखेगा। जैसे सरकारी नौकरी में क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट आता है, परमानेंट आता है, कि आपको अगर 30,000 वेतन मिलना है तो 30,000 ही मिलेगा, 30,000 अगर 500 रुपया मिलना है तो 30,500 रुपया ही मिलेगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, कभी आप 15,000 भी कमाते हैं, कभी आप 50,000 भी कमाते हैं, तो उसमें परमानेंट नहीं रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लाया गया और उसमें कहा गया उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया। किन्हें? तो जमींदारों को या जो छोटे मोटे राजाओं को। तो शर्त और प्रावधान क्या था? राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में माना था। जमींदार मतलब जमीन का जो मालिकाना हक जो है वो अब दे दिया गया। तो कहा जाता है जमीन का खरीद फरोख्त जो है वो 1793 के इस अस्थाई या परमानेंट सेटलमेंट के बाद ही क्या होता है, शुरू होता है। क्योंकि अगर आप लगान नहीं देने सकिएगा तो बताया गया है कि उस भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। नीलामी मतलब क्या हो गया? बेचना। तो खरीदना बेचना एक तरह से जमीन का 1793 के बाद ही आपको ज्यादातर जो है वो देखने को मिलेगा। ये सब हम लोग CNT SPT जब एक्ट पढ़ते हैं ना, झारखंड के JPSC के संदर्भ में, तो वहां पे भी ये सब सारा चीज पढ़ते हैं। तो एक जो तालुकदार होगा, जमींदार होगा, या जो भी एक बड़ा पदवी वाला व्यक्ति होगा, उसको कहा जाएगा कि तुम जो है वो किसानों से क्या करो, पैसा लो। ये किसान से क्या करेगा, पैसा लेगा, और ये जो है फिर किसको देगा, कंपनी का पैसा क्या कर देगा, देगा। और इस तरह से कंपनी को यहाँ पे पैसा देगा, पैसा चला जाएगा। तो इसमें होता क्या था कि अगर किसान का आमदनी नहीं हुआ तो ये किसान से पैसा कैसे लेगा। अब इसको 100 रुपया यहाँ पे चुकाना है, 100 रुपया चुकाना। अब 100 रुपया ये इसको कंपनी को नहीं चुका पा रहा है, 90 रुपया ही इसके पास हुआ। तो यहाँ या तो ये कर्ज लेगा या अपना जो पैसा उसको देगा, और इसके पास कुछ नहीं है, ये देने ही नहीं सक रहा है। तब अगले दिन क्या होगा, यहाँ पे नीलामी होगा। A व्यक्ति आएगा, B व्यक्ति आएगा, C व्यक्ति आएगा, और इस तरह से इसका जो जमीन का टुकड़ा था, या ये जो जमीन का टुकड़ा था इस किसान का, उसको क्या कर दिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। और इस तरह से बाहरी लोगों का यहाँ पे क्या हो जाता है, आगमन होने लग जाता है। और झारखंड के संदर्भ में देखिए, और इस तरह से बाहरी लोग, दीकू लोगों का भी यहाँ पे विद्रोह होता है ना। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इससे समस्या क्या हुआ, समस्या देख लीजिए। बोलता है कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि जमींदार उसे चुकाने में विफल हो जाते थे। अभी आप बताएं, चुकाने ही नहीं सक रहा है, इतना ज्यादा कर दिया गया। जो राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी जमीन छीन ली जाती थी, और कंपनी उनकी जमींदारी को बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। मतलब नीलाम कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, बेच दिया। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा इसका जमीन वहीं पे चला जाएगा। तो इस तरह से नीलामी यानी कि जमीन का खरीद बिक्री जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरा क्या यहाँ पे इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि बाजार का बदलना। 19वीं सदी के पहले दशक में 1800 में बाजार में कीमतें बढ़ी और खेती का विस्तार हुआ। तो बाजार में जो भी वस्तु था उसका कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाजार जो है, जो एक हाट लगता था उस एरिया में, तो हो सकता है उस एरिया में 1-2 हाट और भी लगने लगा, 1-2 बाजार और भी लगने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व अस्थायी था। तो यहाँ पे कंपनी को लगा था कि अगर हम परमानेंट क्या कहते हैं, पैसा लेते हैं तो हम लोगों को एक परमानेंट पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाजार में ये लोग देख रहे हैं, अंग्रेज लोग देख रहे हैं कि इनकम तो क्या हो रहा है, कभी कभी बढ़ भी जाता है ना। अकाल कभी आया है तो कभी बेहतर स्थिति भी हो गया। तो बेहतर स्थिति होने के कारण यहाँ पे दिख रहा है हाट वोट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आमदनी भी बढ़ रहा है। लेकिन हम लोगों को जो 100 रुपया मिलता था वही 100 रुपया मिल रहा है, और पता चल रहा है इनका कमाई बढ़ गया। तो उन लोगों को अब लालच आने लगा कि अगर हम लोग ज्यादा पैसा ले लेते, 110 रुपया या 150 मांगते, तो भी अभी ये लोग दे लेता था। तो दोनों तरफ से यहाँ पे परेशान थे, किसान और जमींदार भी परेशान थे। आगे चल के इन कंपनी के अधिकारियों को भी लगता है कि अगर ये परमानेंट नहीं रहता तो हम जो है लगान का दर को क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। तो इस तरह से इसकी समस्याएं थी अस्थायी बंदोबस्ती की। आगे यहाँ पे दिया गया है कि अस्थायी बंदोबस्त का परिणाम ऋण का चक्र और किसानों का दमन। तो इसका क्या परिणाम होता है, कैसे किसान जो है ऋण के चक्र में, चक्रव्यूह में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और किसानों का कैसे दमन किया जाता है, वो चीज यहाँ पे बताया गया है। बताया जाता है 1860 में ST कोलब्रुक ने बंगाल के उप पट्टेदारों या काश्तकारों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। मतलब जो ताकतवर रैयत होता था ना, वो खुद खेती नहीं करता था, बल्कि बोलता था दूसरों को पट्टे में, लीज पर जमीन देकर भारी लगान वसूलते थे। मतलब अगर हम यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम थोड़ा सा क्या है,
यहाँ पे बोला कि ताकतवर रैयत है, मेरे पास काफी जमीन है, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वहां पे खेती नहीं करेंगे, हम अपना जमीन किसी को दे देंगे पट्टे में और उससे क्या करेंगे, खेती करवाएंगे और यहाँ पे उससे भारी लगान हम क्या करेंगे, वसूलेंगे। बोलेंगे कि हम तुमको जमीन दे रहे हैं तो तुम हमको इसके बदले क्या करो, लगान दो, और उस पैसा को में से जो थोड़ा बहुत होगा उसको हम अंग्रेज को देंगे, बाकी मुनाफा किसके पास रखेंगे, अपने पास रखेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से जो छोटे किसान थे सबसे ज्यादा वही परेशान थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। और जब यहाँ पे ये लोग कर्ज नहीं देने सक रहे थे तो क्या करते थे, गांव छोड़ के चले जाते थे। जमींदारों का उदासीनता, जमींदार को बिना किसी परेशानी और निवेश की आमदनी की उम्मीद दिख रही थी, इसलिए उन्होंने जमीन के सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो आप समझिए कि हो क्या रहा था, ये खेती कर रहा था, ये खेती करके इससे हमको 100 रुपया लेना है। भैया तुम्हारा जमीन का उपजाऊपन खत्म हो चाहे कुछ हो, उससे कोई लेना देना है नहीं, हम तुमको 100 रुपया, तुम हमको 100 रुपया दे दो। तो इसका भूमि सुधारने के लिए ये कुछ नहीं करता। अगर हो सकता है इसका उपजाऊपन बढ़ता तो ये अब ज्यादा पैसा ले सकता था, लेकिन इसका उपजाऊपन बढ़े या घटे इससे इसको कोई लेना देना था ही नहीं। इसीलिए ये लोग जो है जमीन के उपजाऊ पन को सुधारने के लिए कुछ करते नहीं है। किसानों का दमन किया गया, किसानों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत दमनकारी थी। उन्हें जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान नहीं चुकाने से जमीन क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज न चुका पाने पर पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस तरह से अगर लगान नहीं चुका पा रहे हैं तो वो क्या करते थे, यहाँ पे कर्ज लेते थे और कर्ज नहीं लेते थे तो जमीन छीन लिया जाता था, उन लोगों को बेदखल कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये परेशान थे। तो देखिए जमींदार भी अलग तरह से परेशान रहे, इनका नीति ही था, ऐसा नीति थे ना कि सब परेशान थे। आप पढ़िएगा पूरा डिटेल वाइज तो पता चलेगा, किसान तो परेशान थे ही थे, वहां के जो छोटे मोटे जमींदार थे वो भी परेशान थे, क्योंकि टैक्स वो समय पर नहीं दे पा रहे थे और इसलिए उनकी जमीन जो है वो नीलाम हो पा रही थी। कंपनी का भी परेशानी आप देख लीजिए कि अगर आमदनी बढ़ता हुआ सामने में दिख रहा है तो वो ज्यादा उससे पैसा नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये पैसा जो था वो फिक्स था। तो कंपनी को भी कभी कभी लगता था कि अगर ये परमानेंट नहीं रहता तो हम ज्यादा पैसा इस बार क्या कर लेते, ले लेते। तो कहीं ना कहीं जो है सब इससे थोड़ा बहुत असंतुष्ट थे। यहाँ पे दिया गया है बंगाल के रैयतों पर कुलब्रुक का जो कथन था उसके बारे में बताया जाता है। बटाई में भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता था तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे, ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। आप अभी पढ़ते जाइए, कोई एग्जाम निकलेगा ही नहीं, तो आप किस मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा। तो उसी तरह से किसान खेती कर रहे हैं, ना खाने के लिए मिल रहा है, ना उनके पास पैसा बच रहा है, तो वो किस मोटिवेशन के साथ खेती करेंगे। तो बस यही चीज जो है वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं अस्थायी बंदोबस्ती के साथ साथ अब दूसरा कौन सा यहाँ पे लगान लेने का तरीका था अंग्रेजों का। तो यहाँ पे दिया गया है महालवाड़ी। महालवाड़ी क्षेत्र कहाँ पे लागू हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो है वो ये देखने को मिलेगा। मोटा मोटी आपको उत्तर प्रदेश का ये इलाका जो है वो दिया गया है। महाल में महल का क्या अर्थ होता है या महाल का क्या अर्थ होता है वो चीज यहाँ पे दिया गया है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई होता था, रेवेन्यू इकाई होता था, जिससे पैसा क्या किया जाता था, वसूल किया जाता था। ये एक गांव या गांव का एक क्या हो सकता था, समूह हो सकता था। तो महल हम एक गांव को कर सकते थे या गांवों के एक समूह को कर सकते थे, जहां से ये पैसा क्या किया जाता था, वसूला जाता था। जनक कौन थे ये पूछा जा सकता है। होल्ट मैकेंजी थे। 1822 में इसको लागू किया जाता है ये महालवाड़ी व्यवस्था को। अब इसमें बताया गया था कि ये काम कैसे करता है, कार्य प्रणाली। कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा करके जमीन की जांच की, गांव के एक एक खेत की अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले कुल राजस्व का हिसाब लगाया। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको क्या किया गया है, दिया गया है। एक मिनट, चलिए। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है
कि कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा करके जमीन की जांच की, गांव के एक-एक खेत की अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का या ग्राम समूह का जो है से वसूल होने का कुल राजस्व को क्या किया गया, हिसाब लगाया गया कि गांव से कितना-कितना हमको क्या करना है, पैसा या टैक्स जो है वो वसूलना है, ठीक ना? तो इस तरह से यहाँ पे महल या एक गांव को इकाई मान लिया गया और वहां से उसका देखा गया कितना उपजाऊपन है, कम यहाँ से पैसा आ सकता है या ज्यादा आ सकता है, और इस तरह से अस्थायी फिक्स नहीं किया गया, उसको तय किया गया कि यहाँ से 100 आ सकता है, यहाँ से 50 आ सकता है, और इस तरह से यहाँ पे पूरा जो है एक रजिस्टर्ड जो है वो तैयार किया जाता है। राजस्व का स्वरूप, यह राजस्व अस्थायी नहीं था, सबसे बड़ी बात है ना, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी जाती है, कभी कम भी किया जा सकता था और कभी ज्यादा भी। तो ये जो ताली लॉक था ना परमानेंट, वो खत्म कर दिया गया और समय समय पर इसमें रिव्यू होता रहता था। वसूली का जिम्मा किसको दिया गया? राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो है जमींदार के बजाय गांव का जो मुखिया होता था, क्योंकि ये गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था था ना उसको भी छिन भिन करना नहीं चाहते थे। 1857 की क्रांति वो देख चुके थे, अगर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे शासन करना या शासन करना है लंबे समय तक, तो यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी थोड़ा बहुत आपको मान्यता देते हुए चलना होगा, नहीं तो सब कोई आपका विरोध ही हमेशा करते रहेंगे तो आप व्यापार कैसे करेंगे, आप शासन कैसे करेंगे। इसीलिए ये सब जो है गांव के जो परंपरागत शासन व्यवस्था थे उसको अगर आवश्यकता नहीं है तो छेड़छाड़ नहीं करते थे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे मुखिया व्यवस्था था, तो जमींदार को छोड़ो, तालुकदार को छोड़ो, छोटे राजाओं को छोड़ो, यहाँ सीधे हम किससे पैसा वसूलेंगे? गांव के मुखिया से। तो गांव का मुखिया का संपर्क गांव के हर एक व्यक्ति से होता था, वो हर एक व्यक्ति से पैसा लेता था और उसके बाद जो है अंग्रेजों को पैसा क्या करता था, चुकाता था। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं महलवाड़ी के बारे में कुछ दिया है कि नहीं। तो महलवाड़ी खत्म हो गया, अब चलते हैं हम लोग मुनरो व्यवस्था का रैयतवाड़ी। रैयत आप लोगों को पता होगा, जो खेती किसानी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैयत कहते हैं। तो ये जो लागू हुआ था वो कहां हुआ था? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाके में। तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया गया था, ये टीपू सुल्तान जो दक्षिण भारत में थे, वो जो है वो श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था लास्ट में, उसमें वो क्या किए जाते हैं, 1799 में मारे जाते हैं। और इस तरह से दक्षिण भारत में या हम कह सकते हैं कर्नाटक मैसूर में अब अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, तो वहां से भी वो लोग टैक्स वसूलेंगे। अब वहां से वो लोग कैसे टैक्स वसूलेंगे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में यहाँ पे बताया जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन मुनरो कहाँ पे किस व्यवस्था को लागू किए थे, कॉर्नवालिस कहाँ किस व्यवस्था को लागू किए थे और कब किए थे। उसके बाद जो है ये जो कैप्टन मुनरो है वो कहाँ पे जो है किस व्यवस्था को लागू किए थे और कब किए थे, ये सब सारा चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। पूर्व विस्तार थॉमस मुनरो ने यहाँ पे मद्रास का जो गवर्नर था ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर इसे लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे दिया शुरुआती प्रयास किया जाता है छोटे स्तर पे। टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा कब्जे में लिए गए जो क्षेत्र थे उसमें ये रैयत व्यवस्था जो है कैप्टन रीड के द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है और देखा जाता है कि इसका अच्छा परिणाम हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हम किसान से ही पैसा ले रहे हैं। तो इसी व्यवस्था को पूरे दक्षिण भारत में ये क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। कौन? तो थॉमस मुनरो। तो इसमें याद रखिएगा एक कैप्टन रीड थे और दूसरा थॉमस मुनरो थे, और यहाँ पे ये सारा चीज दिया गया है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका मूल तर्क क्या था, क्या तर्क दिए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। आप देख चुके थे परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, महलवाड़ी लगाया गया था, अब दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी लाया जा रहा है, तो कुछ तो यहाँ पे लॉजिक होगा ना कि क्यों हम रैयतवाड़ी व्यवस्था ला रहे हैं। रीड और मुनरो का मानना था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्हें सीधे किसानों अर्थात रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ी से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं परंपरागत रूप से। इसीलिए जमीन किसान का है तो हम पैसा सीधे किसान से लेंगे, ना ही मुखिया से लेंगे, ना ही वहां के जमींदार या तालुकदार से लेंगे। कार्यप्रणाली, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना तय हुआ। अब यहाँ पे आपका जो जमीन है वो कितना है, 1 एकड़ है, 10 एकड़ है, 10 एकड़ है तो कितना भूमि उपजाऊ है, कितना भूमि अनउपजाऊ है, इस चीज का सर्वे होगा और उसी के आधार पे आपके ऊपर टैक्स जो है वो इंपोज किया जाएगा। तो इससे थोड़ा सा तीनों व्यवस्था से देखे तो ये तीनों व्यवस्था में थोड़ा बहुत जो है रैयत व्यवस्था जो था उसी को आप ठीक मान सकते थे, सब कुछ ठीक नहीं था। अब यहाँ पे बताया जाता है तीन जो है व्यवस्था आप देखने को मिलता है कि ये लोग लगान कैसे वसूलते थे। तो ये लोग लगान वसूलने का जो तरीका था वो तरीका को बताने के बाद अब ये बताया जा रहा था कि इन तरीका को अपनाने से कई लोग जो थे परेशान थे, जो कि अभी थोड़ा बहुत आपको बताया भी किया। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बहुत कुछ ऐसा था जिसे नहीं करना था
और उसे अंग्रेज लोग कर रहे थे और इसीलिए अंग्रेजों को यहाँ के लोगों के द्वारा जो विद्रोह हो रहा था उसका सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे बताया जाता है नई व्यवस्था चाहे वो महलवाड़ी हो रैयतवाड़ी हो लागू होने से कुछ साल के भीतर समस्याएं दिखने लगी। आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया जिसे किसान चुका नहीं पा रहे थे। हमारा इनकम ज्यादा हो इसीलिए ये लोग जो थे राजस्व अधिकारी जो थे वो लोग राजस्व रेवेन्यू को ही क्या कर दिए, बढ़ा दिए, जो किसान चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्र गांव क्या हो गए थे, वीरान हो गए। अब मेरे पास पैसा है नहीं, आके कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ रह के भी कोई फायदा नहीं है, जमीन तक छीना जा रहा है, तो वो लोग क्या हो जाते थे, इधर उधर निकल जाते थे, भाग जाते थे और इस तरह से गांव के गांव वीरान हो रहे थे। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये देखने को मिलता है। अब चलिए थोड़ा अलग हम लोग आगे के टॉपिक की ओर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये था रेवेन्यू कैसे लें इसके लिए। अब यहाँ पे किसानों को कैसे मजबूर किया जा रहा था वही खेती करने के लिए जिससे अंग्रेजों को मुनाफा होना था, वो चीज अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यूरोप के लिए फसलें, क्रॉप्स फॉर यूरोप। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने मुख्य रूप से 2 फसलों की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था, अफीम और नील। तो अफीम के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को नहीं ज्यादा डिटेल बताया गया है, हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है नील के बारे में। और भी कई सारी खेती है जिसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया है, लेकिन नील के बारे में पूरा डिटेल वाइज समझाया गया है और नील की खेती से अंग्रेजों को कितना फायदा हो रहा था और कैसे फायदा हो रहा था वो भी यहाँ पे बताया गया था। तो ठीक है, ये लोग अफीम का भी खेती करवाना चाह रहे थे और नील का भी खेती करवाना चाह रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि किसानों को ये नील की खेती करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं और नील की खेती से किसानों को क्या नुकसान था वो भी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। इससे पहले कि हम लोग नील की खेती करने से क्या नुकसान हुआ था, अंग्रेज कैसे किसानों को परेशान कर रहे थे, इसको देखिए। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अंग्रेज किस किस क्षेत्र में किस किस खेती को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे। तो असम में चाय को वो प्रोत्साहित कर रहे थे, बंगाल में ये पूछा जा सकता है पटसन की खेती को प्रोत्साहित कर रहे थे, मतलब तुमको पटसन का ही खेती करना पड़ेगा, तुम अपने मर्जी से खेती नहीं कर सकता है। किसान के ऊपर ये लोग दबाव डालते थे। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गन्ना का खेती करवाते थे, मद्रास में चावल का खेती करवाते थे, महाराष्ट्र और पंजाब में ये लोग कपास का खेती करवाते थे और पंजाब में गेहूं का खेती करवाते थे। मतलब जहां से इनको मुनाफा होगा जिस भी खेती से, वही खेती करवाने के लिए क्या करते थे या करने के लिए अंग्रेजों को किसानों को क्या करते थे, परेशान करते थे। तो चलिए ठीक है, ये गेहूं में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था, गेहूं में खाने वाला चीज था, ठीक है, कुछ हिस्सा ले लिया तो कुछ हिस्सा बच गया तो उससे आदमी खा के अपना पेट भी भर सकता था। लेकिन जब भूख लगेगा तो यहाँ पे चाय या नील या पटसन को आप नहीं ना खाइएगा। तो यही सब दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा दिक्कत था नील वाला। तो नील वाला को डिटेल वाइज आपको समझाया गया और ये उम्मीद किया गया है कि एक चीज को समझते हैं तो बाकी चीज का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता होगा। व्यापारिक कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग की भारी मांग थी। अब नील के बारे में बताया जा रहा है कि नील का भारी मांग क्यों था। तो जो भी व्यापारिक कपड़े थे, जो कपड़े बिकते थे, उसको कलर करने के लिए नील का उपयोग किया जाता था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया भी हुआ है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कलमकारी छापा का। 20वीं सदी के भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा ये बनाया गया। ये तो एआई इमेज है, ओरिजिनल वाला अगर हम डाले होंगे तो आपको हम दिखाएंगे। मॉरिसस कॉटन का छापा 19वीं सदी के उत्तरार्ध का। इंग्लैंड का छापा जिससे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिसस ने डिजाइन किया था। तो कुल मिलाके बस इतना समझिए कि जो कपड़े थे उसमें डिजाइन करने के लिए या उसमें कलर करने के लिए नील का डिमांड वैश्विक स्तर पे, विश्व में सब यहाँ पे बहुत ज्यादा उसका क्या था, डिमांड था। और जिसका डिमांड रहेगा उसका जो पैसा है हम कह सकते हैं या उसका कीमत जो है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब नील का खेती देखिए, डिमांड था तो सब जगह खेती होना चाहिए था, विश्व के हर एक जगह में, लेकिन हर एक जगह में हर फसल जो है वो खेती नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक क्लाइमेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है दोनों ही छापों में एक बात समान है, दोनों ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, अभी अब बताया गया। और ये नीला रंग कहाँ से आता था, तो नील से आता था और इसीलिए नील का डिमांड बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे दिया गया है भौगोलिक स्थिति। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, क्योंकि सूर्य का जो है वो आवागमन इसी के बीच में होता है। यहाँ पे ज्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ता है, इसीलिए इसका नाम ही है उष्ण कटिबंध। मतलब ये जो कटिबंध है इसमें गर्मी क्या पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। और इसी क्षेत्र में आपको नील का खेती करना क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब डिमांड था पूरे वैश्विक स्तर पे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका खेती किया जाना बहुत आसान होता था या खेती करना आसान होता था। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का बहुत सारा अधिकतर हिस्सा जो है हम लोगों के भारत में आता है, तो इसीलिए यहाँ खेती करना जो था
उपयुक्त माना जा सकता है, उसके लिए एक उपयुक्त क्लाइमेट था। अब यहाँ पे देता है यूरोप में उपयुक्त। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये अब पीछे जाके बोलता है 13वीं सदी तक इटली हो ना, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो कि कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का ही क्या करते थे, अति करते थे। मतलब बहुत पहले से यहाँ के नीलों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। लेकिन नील ठीक है उत्पादन होता था, लेकिन इतना ज्यादा डिमांड मतलब इतना ज्यादा भी उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि जो है कोई यहाँ के लोगों के ऊपर क्या करता था, वो दबाव नहीं डालता था तुमको नील का ही खेती करना है, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत खेती होता होगा वो जाता होगा वहां पे, ज्यादा कीमतों पे वहां पे वो क्या होता था, बिकता था। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अगर हम इस नील को यूरोप में जाके बेचेंगे तो हमको मुनाफा ज्यादा होगा, उसमें मुनाफा। अब वही बात बोले थे ना, ये रिमोट जो है हम उत्पादन कर रहे हैं मानिए चलिए, लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, एक दो रिमोट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन और ये चीज जो है हम क्या करें, महंगे में यूरोप में बेच भी रहे हैं। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे आएंगे और कहेंगे नहीं, तुम इसका 2 उत्पादन नहीं करो, प्रतिदिन इसका क्या करो, 10 उत्पादन करो, 20 उत्पादन करो। मतलब इससे हमको नुकसान हो रहा है, फिर भी अंग्रेज हमको दबाव डाल रही है कि इसका उत्पादन तुम क्या करो, बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से रिमोट लेके जाएगी और ज्यादा कीमतों पे क्या करेगी, यूरोप में बेचेगी। तो यही सब कारण जो है, इसी सब कारण के चलते इन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, विरोध करना पड़ रहा था। तो नील जो है वो ब्लू कलर करने के लिए या कलर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसका कोई अल्टरनेटिव था क्या? तो हाँ, इसका अल्टरनेटिव था, लेकिन इससे बेहतर नहीं था, इससे खराब था। तो एक वुड आता था, नील बनाम वुड करके। तो वुड जो है एक पौधा होता है जो कि आपको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी नीले रंग बनाने के लिए वुड नाम का एक अन्य पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यह पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। यह उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था। तो ठीक है, नील अगर नहीं मिलता है तो वुड नाम का एक पौधा होता था जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जो कि उष्ण कटिबंधीय से ऊपर होगा, उस क्षेत्र में भी इसका खेती किया जा सकता था। तो वैसे भी यूरोप का ज्यादातर हिस्सा जो है ना शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही क्या होते हैं, आते हैं। तो इस तरह से वहां खेती हो सकता था और वहां खेती हो रहा होगा तो ठीक है। अगर नील नहीं मिल रहा है तो वुड हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये था, क्या दोनों दोनों बेहतर था? एक हो गया ना, 2 फोन का बात यहाँ पे हो रहा। एक नॉर्मल फोन आपको दिया जाएगा, चाइना वाला कोई भी फोन उठा के दे दिया जाएगा जो 10-15 हजार में मिल रहा है, और एक 1.5 लाख का आईफोन आपको दिया जाएगा। तो आप क्या पसंद कीजिएगा, कि आईफोन लेना पसंद कीजिएगा? तो वही बात था, यहाँ एक नील था और एक वुड था। ठीक है, वुड हम मजबूरी में यूज कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम 10,000 का भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको ऑप्शन मिलेगा तो हम तो आईफोन ही यूज करेंगे, क्योंकि वो 1.5 लाख का है, वहां पे बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि 10,000 के मोबाइल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे भी था, नील का फीचर अच्छा था, इसका कलर बहुत अच्छा आता था, लेकिन वुड का कलर जो है अच्छा नहीं आता था, इसलिए अभी भी इसका डिमांड जो था वो बना हुआ था। लोग चाह रहे थे कि अगर नील मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो प्रतिस्पर्धा और पाबंदी, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील की आयात पर पाबंदी लगा दो। तो नील आ रहा था तो उससे वुड का जो उत्पादन करने वाले लोग थे उसका इनकम कम हो रहा था, क्योंकि खरीदने क्वालिटी ही नहीं था इसका। तो बोल रहा था कि बैन कर दो या उसमें ज्यादा टैक्स लगा दो, ताकि बाहर से आने वाले चीजों का कीमत और भी ज्यादा क्या हो जाए, बंद हो जाए। नील की श्रेष्ठता, कपड़े रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग क्या होता था, मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। ये जो है फीका होगा, और ये जो है बहुत ही बेहतर कलर यहाँ पे क्या करता था, देता था। तो इस तरह से वुड जो उत्पादन करते थे उनको भी क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो वुड उत्पादन करने वाले बोल रहे थे नील की आयात पे तुम क्या कर लो, पाबंदी लगा दो। लेकिन आप समझिए वही ना, कि आपको कपड़ा बनाना है और कपड़ा को कलर करना है, तो आप चाहिएगा ना कि बेहतर चीज आपको मिले, है ना। और जो वुड उत्पादन वाला हो रहा है बोलेगा कि अगर नील नहीं मिलेगा तो मेरा चीज क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। इसीलिए लोग चाह रहे थे कि नील का जो आयात है उस पर रोक लगा दिया जाए, ताकि मेरा जो कलर है जो नहीं खरीद रहा है उसको भी लोग क्या करें, खरीदे। क्योंकि नील नहीं मिलेगा तो अंत में वो क्या यूज करेगा, वुड ही यूज करेगा। चलिए, इस तरह का परिस्थिति था यूरोप में। आगे क्या बोलता है, ये पहले का स्थिति था। 17वीं शताब्दी आते आते तक यहाँ पे बोला जाता है पाबंदी पे ढील दे दिया जाता है। ठीक है, दबाव बना रही है जनता, तो सरकार कभी कभी उस दबाव में आ जाती है, और हो सकता है आयात पे प्रतिबंध लगा दिया गया होगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या दिया गया, ढील दिया गया। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी। तो व्यापारी लोग का क्या बोल रहा है ना, कि हमको फायदा होगा भाई, यहाँ से अगर हम भारत से नील ले जाके यूरोप बेचेंगे ना, तो हमको कई तरह से मुनाफा यहाँ पे होने वाला है, बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये
लोग अब सरकार के ऊपर दबाव डालने लगे कि भाई तुम जो है आयात को जो रोक लगा है ना, उस रोक को हटाओ, ताकि हम लोग जो है भारत में नील का उत्पादन करेंगे या दूसरे देश के हिस्से, मतलब विश्व के दूसरे जो देश है, अभी आपको पता चलेगा, वहां पे भी उत्पादन करेंगे और यहाँ पे लाके बेचेंगे, तो इससे हम लोगों को मुनाफा होगा। तो इस तरह से दबाव में आके वो लोग जो आयात को रोक दिए थे, अब धीरे धीरे क्या किए, उस रोक को हटाने का प्रयास किए। ठीक ना। तो इस तरह से ये चीज आपको देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि विश्व के कौन कौन हिस्से में नील की खेती होती थी। फ्रांसीसी कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में क्या करते थे, वो लोग नील का खेती करवाते थे। पुर्तगाली ब्राजील में नील का खेती करवाते हैं। सोच लीजिए क्यों, क्योंकि इसका डिमांड था, इसीलिए तो ये लोग विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाके, कोई फ्रांसीसी करवा रहा है, पुर्तगाली करवा रहा है, ब्रिटेन करवा रहा है, खेती करवा रहा है, खेती करवा के वो क्या कर रहा है, यूरोप में लाके बेच रहा है। ब्रिटिश जमैका में भी करवाते थे, स्पेनिश वेनेजुएला में खेती करवाते थे। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए थे। तो इस तरह से विश्व के अनेक जगह जहां पे भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, वहां पे जाके ये लोग नील का खेती करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे मुनाफा हो रहा था। तो वैश्विक स्तर पे ये 17-18वीं शताब्दी के बारे में दिया है कि कैसे खेती हो रहा था विश्व के अलग अलग जगहों में। आगे देता है मांग में वृद्धि। 18वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग आ गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो गया और इससे जो है डिमांड और ज्यादा, पहले अगर 100 किलो होता था तो आज 1000 किलो होने लगा। तो और भी तो उत्पादन बढ़ाना होगा, तब तो उसका डिमांड को आप क्या कर पाइएगा, पूरा कर पाइएगा। उससे कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ, जिससे कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी बढ़ने लगी। तो कपास को, कपड़ा को रंगने के लिए ना हम लोग यूज करेंगे, तो कपड़ा का उत्पादन, कपास का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि अब यहाँ पे कपड़ा बनाने के लिए मशीनें बन चुकी थी। तो उसको रंगने के लिए हमको कलर का भी जरूरत था, नील का, तो उसका भी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज का अगर उत्पादन बढ़ गया तो दूसरा चीज का भी उत्पादन अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि है, लोग जो है चिल्ली चाउमीन खाना क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो चिल्ली चाउमीन खाएंगे तो सॉस का जो डिमांड है अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि चिल्ली चाउमीन बनाने के लिए सॉस का भी क्या होता है, जरूरत होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कपड़ा का उत्पादन बढ़ गया, तो अपने आप कपड़ा को रंगने वाला जो नील था उसका भी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ही अंग्रेज जो है यहाँ के किसानों के ऊपर इसका खेती करने के लिए क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। 1783 और 1789 के बीच का एक घटना यहाँ पे बताया जाता है कि आपूर्ति क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। अब देख लीजिए कि जिस चीज का डिमांड है वही चीज का आपूर्ति क्या हो रहा है, ठप हो रहा है। तो इसमें तो और एक आपको फायदा दिखेगा कि आपूर्ति ठप हो रहा है, तो हम कहीं से क्या कर जाए, ले जाएं, तो और भी महंगी कीमतों में हमको चीजें जो है बिकते हुए दिखेंगी। तो यहाँ बोला जाता है वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली नील की आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगीज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी स्रोत का तलाश कर रहे थे। जब एक जगह से वैश्विक स्तर से नहीं आ रहा है तो बोल रहे हैं ना, अब नया जगह खोजते हैं। तो जब यहाँ पे अमेरिका से, वेस्ट इंडीज से नहीं आने लग गया, तो ये लोग का नजर कहाँ जाता है, भारत में। और भारत के किसानों के ऊपर ये लोग दबाव डालेंगे कि भैया तुम नील का खेती करो, क्योंकि नील का डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। और इसीलिए यहाँ के किसानों के ऊपर ये लोग क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। परिणाम, इस पृष्ठभूमि में यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, सस्ती चीजों को, सस्ती वस्तुओं को सस्ती में खरीदना और महंगे में क्या करना, बेचना। तो इन लोगों को एक क्या मिला, आइडिया मिला कि अगर यहाँ पे हम नील का खेती करवाते हैं और यूरोप में जाके बेचते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। और ये लोग तो मुनाफा कमाने के लिए आतुर रहते थे, कहीं से भी क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अब इस मौका को ये लोग भुनाना चाहते थे और इसी भुनाने के क्रम में विद्रोह भी देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे भारत में ये लोग नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करते हैं। भारत में नील के व्यापार का विस्तार अब होता है। बंगाल का एकाधिकार। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी और यहां पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। मतलब समझ रहे हैं, वैश्विक रूप से इसका डिमांड बढ़ गया और पूरे वर्ल्ड में ये क्या हो गया, छा गया। ऐसा यहां पे बताया जा रहा है ये बंगाल का नील। लेकिन ये बंगाल का नील वर्ल्ड में तो छा गया, लेकिन यहाँ के किसान जो है वो भूखे क्या हो रहे थे, मर रहे थे, कर्ज में डूब रहे थे। और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया में छा गया था। 1788 में बताया जाता था भारतीय नील जो है उसका जो क्षेत्र था या जो बाजार में उसका एरिया था वो 30% था। ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। मतलब पहले अगर 100 किलो आता था तो 30 किलो ही भारत में इससे जाता था। लेकिन अब 1810 का स्थिति अगर हम देखेंगे तो 100 किलो में 95 किलो तो सीधे भारत देश से जा रहा है, क्योंकि बाकी जगह का स्रोत धीरे धीरे बंद हो रहा था। तो यहाँ से ही सारे नील को क्या किए जाते थे, भेजे जाते थे। और इससे जो यहाँ के
बगान मालिक थे या अंग्रेज जो था या ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको क्या हो रहा था, मुनाफा हो रहा था। अब आगे देखते हैं वाणिज्यिक निवेश। अब समझिए कि इस रिमोट को बेचने से आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो आप क्या चाहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस रिमोट को क्या करें, उत्पादन करें। अब हम ही इस रिमोट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं, लेकिन रिमोट बना के आप हमको दीजिए, ताकि उस रिमोट को हम सस्ते में आपसे लेके यूरोप में बेचेंगे महंगे में, और इससे हमको क्या होगा, मुनाफा होगा। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर व्यावसायिक एजेंट उत्पादन में पैसा लगाने लगे। भारी मुनाफा की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए, उन्हें नील के बागान लगा दिए। तो ये लोग मुनाफा कमाने के लिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बोल रहे हैं, चलो रे भारत चलते हैं, भारत में नील का बागान हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, सस्ते में वहां पे नील उत्पादन करेंगे और महंगे में आके यूरोप में क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इंग्लैंड से अब लोग कहाँ नील का खेती करवाने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। अब देखिए वो लोग क्या करेंगे, अधिकारियों का नौकरी छोड़ना, यहाँ तक कि हम लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं, नौकरी। जैसे कि अभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, नौकरी छोड़ के खेती में लग जाइएगा। क्यों लगिएगा, अगर नौकरी में आपको 30,000 मिल रहा है और खेती में अगर आपको 1 करोड़ रुपया का इनकम हो रहा है, तो आप नौकरी कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, खेती कीजिएगा। तो वही चीज था, कंपनी में जितना इन लोगों को पैसा नहीं मिलता था, उससे ज्यादा पैसा नील का खेती करवाने में मिल रहा था। इसीलिए ये लोग नौकरी छोड़ के नील का खेती करवा रहे थे किसानों से, क्योंकि खुद तो खेती करेंगे नहीं। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील में अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। जिनके पास पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी नए नए बैंक कर्जा देने के लिए भी तैयार थी। कंपनी भी चाह रही थी कि जाओ नील का खेती करवाओ, क्योंकि उससे उसको मुनाफा था। पैसा नहीं है, हम पैसा देते हैं। तो बैंक जो है वो लोन तक देती थी नील का खेती करवाने के लिए। तो इस तरह से देख लीजिए कि किस तरह से ये नील जो था, इतना ज्यादा डिमांड था कि बैंक तक अधिकारियों को नौकरी छोड़ के जो जा रहे हैं उसको ऋण दे रही है और बोल रही है कि तुम नील का खेती करवाओ। नील की खेती के तरीके और उनके समस्याएं। अब चलिए नील का खेती का जो तरीका था उसको समझते हैं, और इसका समस्या था। ठीक है, नील का खेती हो रहा है तो उसका कुछ तो समस्या होगा, इसलिए किसान उसका विद्रोह कर रहे हैं। तो वो समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। नील के खेती के 2 मुख्य तरीके थे। एक निज खेती होता था, जो कि बगान मालिक, जो वही ना इंग्लैंड स्कॉटलैंड से लोग आए हैं, तो वो लोग खेती थोड़ी करेंगे, किसान थोड़ी हैं वो लोग क्या करेंगे, जमीन यहाँ से लेंगे, किसान मजदूर हल को रखेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम तो यहाँ के लोगों से ही करवाया जाएगा। तो इस तरह से है निज खेती। और दूसरा होता था रैयत, मतलब यहाँ के लोग जो किसान थे वही अंग्रेजों के दबाव में जो क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। तो इस तरह का एक तरीका था। तो पहला जो तरीका था वो ये कि अंग्रेज अधिकारी नौकरी छोड़ के या इंग्लैंड या स्कॉटलैंड या यूरोप के दूसरे देशों से यहाँ पे बागान मालिक के तौर पे ये लोग आते थे। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा, क्योंकि उस समय जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा होता था, तो एक बड़ा टुकड़ा बनाते थे। इससे क्या इस दौरान क्या होता था, जमीन छीना भी जाता था। जैसे अभी रिम्स के 2 के लिए जमीन छीना जा रहा है, तो जबरदस्ती ये लोग क्या करते थे, जमीन भी छीनते थे। और एक बड़ा टुकड़ा होता था, तो खेती करना वहां पे क्या होता था, आसान होता था। निज खेती में बगान मालिक खुद अपनी जमीन या दूसरे जमींदारों से बड़े भाड़े पर लेकर मजदूरों से नील का उत्पादन करवाते थे। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी, जहां आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। वो उपजाऊ जमीन था ना, रिम्स 2 वाला। तो वही बात है, हमको यही उत्पादन करना है, हमको यही रिंस बनाना है। आप दूसरे जगह बंजर जगह भूमि में भी क्या कर सकते थे, बना सकते थे। लेकिन वही बात यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जमीन है ना, वहीं पे ये खेती हो सकता है जहाँ पे उपजाऊ है, जहाँ आबादी ज्यादा है। बगान मालिकों को केवल छोटे मोटे खेत ही हाथ लग पाते थे, छोटा छोटा टुकड़ा होता था। अभी भी देखिए, अभी उस समय तो थोड़ा बड़ा भी होगा, अभी तो और भी छोटा छोटा खेत का टुकड़ा आपको देखने को मिलेगा। नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने और वहां के किसानों को हटवाने के प्रयासों से हमेशा टकराव और तनाव हो जाता था, जैसे कि अभी की सरकारों के समक्ष यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए हम बोले थे इतिहास जो है वो आपको समझने का प्रयास समझाता है कि कैसे भूतकाल में घटना घटा था और कैसे अभी जो घटना घट रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या है, थोड़ा बहुत समानता रखता है। मजदूर का इंतजाम, बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूर की जरूरत होती है। अब देखिए क्या मुश्किल था बगान मालिकों के लिए, बड़ा जमीन तो ले लीजिएगा, लेकिन काम करने के लिए मजदूर तो होना चाहिए। तो मजदूर की जरूरत होती थी। मजदूर की जरूरत सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब स्थानीय किसान धान लगाते थे। मतलब सारे किसान व्यस्त हैं, उसी समय आपको मजदूरी इंसान चाहिए, काम चाहिए, मजदूर चाहिए। तो वो अपना धान को उपजाएंगे या आपका काम करेंगे। धान सालों भर उसका क्या करेगा, पेट भरेगा, तो उसको खेती करने के लिए, इसलिए मजदूर को खोजना बहुत मुश्किल हो रहा था इनके लिए।
परिणाम क्या होता है, 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। मतलब हम बड़ा एरिया ले लिए, हमको आदमी ही नहीं मिला, खेती हम खुद थोड़ी करेंगे, हम तो अंग्रेज के अधिकारी हैं, हम लोगों को खेती करना वगैरह बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए सारा चीज दे सकते हैं लेकिन खुद खेत में उतर के खेती नहीं कर सकते, इसलिए हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार का 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत। तो इस तरह से बगान मालिक या सरकारी अधिकारी लोग जो है वो मात्र 25% क्षेत्रफल पे ही खेती करते थे, बाकी जो 75% का हिस्सा था वो रैयत लोग या डायरेक्ट जो जमीन में जाके खेती करता है वो लोग ही खेती करता था। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज दिया गया है। अब रैयती खेती, निज खेती के बाद जो दूसरा खेती था वो क्या था, रैयती, यानी डायरेक्ट किसान जमीन पे जाके खेती करेगा। तो ये लोग क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करता था। इस व्यवस्था के तहत बगान मालिक किसान के साथ अनुबंध या सट्टा करते थे। मतलब बगान मालिक खुद जमीन नहीं लिया, वो क्या कर लिया, आप किसान है, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, तुम नील का खेती करो, वापस जब उत्पादन होगा तो हमको वो नील दे देना, और जो हम तुमको पैसा दिए हैं उतना पैसा तुम क्या कर लेना, हमको दे देना। तो इस तरह से कुल मिला के कर्जा लेके खेती करने का यहाँ पे क्या हो रहा था, बात हो रहा था, ठीक ना। एडवांस कर्ज का लालच, जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए बगान मालिकों से कम ब्याज पर नगद कर्ज मिल जाता था। बोला जाता था तुम खेती करो ना, हम पैसा दे रहे हैं ना बाबू। तो इस तरह से यहाँ पे फंसाया जाता था। कठोर शर्त होता था कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी। मतलब अगर यहाँ पे 100 एकड़ है तो 25 एकड़ जमीन में उसको केवल और केवल नील का खेती करना होता था। और इस तरह से बगान मालिक जब खुद खेती कर नहीं पा रहे थे तो रैयतों को फांस रहे थे, बोल रहे थे हमसे कॉन्ट्रैक्ट करो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, और हम पैसा दे रहे हैं तो तुमको अपना जमीन का 25% हिस्सा पे नील का खेती करना होगा। और इस कर्ज में ये लोग क्या होते गए, फंसते गए। तो इस तरह से यहाँ पे बगान मालिक जो है खुद से खेती नहीं कर पा रहे थे तो रैयतों को फंसा रहे थे। काम का बंटवारा, बगान मालिक बीज और उपकरण जैसे कि हल, दवा मुहैया इत्यादि कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों किसानों का होता था। वही बोले ना, बगान मालिक खुद खेती थोड़ी कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो लोग पैसा से जो चीज आ सकता था, इन्वेस्टमेंट एक तरह से हम कहें, वो करते थे, बाकी काम जो है, मजदूरी जो है किसान ही करते थे। बगान मालिक बीज दे दिया, हल दे दिया, उपकरण दे दिया, और मिट्टी के देखभाल या खेती वूती करना, सारा चीज खेत को पूरा, मतलब फसल को पूरा उपजाने का जो जिम्मा होता था वो किसानों के समझ के होता था। अंतहीन कर्ज का चक्र होता है। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता। हम जो है फसल का उत्पादन किए, काट के दे दिए बगान मालिक को, तुम हमको पैसा दिया था, चलो फसल उत्पादन करके तुमको हम क्या कर दिए, दे दिए। अब फिर से कर्जा में वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। तो फिर से हम काट के दे दिया और दोबारा फिर से वो कर्ज हमको क्या करता है, देता है, और फिर हम खेती कर रहे हैं और फिर से उपजा रहे हैं, फिर उसी को दे रहे हैं। इस चक्र में, इस लूप में किसान जो होता है फंस जाते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से आकर्षित थे उन्हें जल्द समझ में आ गया कि यह व्यवस्था अत्यंत ही कठोर है। तो शुरू में तो लगा था कि हमको कर्जा दे रहा है, हम खेती करेंगे, इससे मुनाफा होगा, हमको भी फायदा होगा और बगान मालिक को भी। लेकिन बगान मालिक जो है केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, किसानों के फायदे के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। तो नया कर्जा बगान मालिक से नगद कर्जा हो रहा था। नील की कटाई, रैयत द्वारा फसल की कटाई होती थी, बगान मालिक को सौंपना, फसल बगान मालिकों के पास चला जाता था। तो इस तरह से ये कर्जा लेते थे, फसल का उत्पादन करते थे, फसल का उत्पादन करके ये मालिक को देते थे, मालिक पुनः इसको कर्जा देता था, फिर यही चक्र जो है वो चलते रहता था और इसी लूप में वो लोग जो है फंस के रह जाते थे। रैयती व्यवस्था की अन्य मुख्य समस्याएं क्या थी कि अगर कोई किसान जो है वो खेती कर रहा है तो उसका और समस्या तो होगा ना। क्या समस्या था उसका? समस्या ये था कि ये जो नील है ना, उसका पौधा जो है, उसका जड़ जो है बहुत गहरा जाता था और इससे उपजाऊपन जो है बहुत कम हो जाता था। दूसरे फसल जो है धान जैसे, जिससे उनका पेट भर सकता था, उसका खेती वहां पे नहीं हो सकता था। और आपको बताया गया कि नील केवल उपजाऊ भूमि पे ही क्या किया जा सकता था, उगाया जा सकता था। तो उर्वरता में कमी आ रही थी, ये सबसे बड़ा यहाँ पे बात था। कम कीमत, किसानों को नील का जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। मतलब हम क्या होता है ना कि हम खेती किए, हमको मिला 10 रुपया और वही चीज को वो ले जाके मार्केट में 100 रुपया में बेच रहा है। हम पूरा जान लगा दिए, हमको मिला 10 रुपया और वो उस चीज को 90 रुपया मुनाफा में क्या करता है, बेचता है। तो वही चीज है, उस चीज के उत्पादन के लिए पैसा ही किसानों को नहीं दिया जाता था। और दूसरा, कर्ज में ये फंस रहे थे, ये तो दिखाई ही गया। दूसरा समस्या क्या था? जमीन की उर्वरता का नाश हो रहा। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील का खेती करे। सबसे बढ़िया खेती में नील का खेती कर देंगे तो फिर उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। वहां हम धान का खेती करेंगे, धान उपजेगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? आप लोग तो पैसा जो दे रहे हैं वो देते जा रहे हैं, कर्ज में हम लोगों को डुबाते जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं नील का जितना देना चाहिए था, और हम लोगों का खेत भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो भूखे मरने का स्थिति। लेकिन नील के पौधे की जड़ बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान चावल की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इस तरह से किसान त्रस्त थे। कारखाने की स्थिति, नील के गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों
फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे ताकि ज्यादा दूर इधर उधर लोडिंग जो है ना करना पड़े। तो ये फैक्ट्री होता था बागान जहाँ पे नील का खेती हो रहा है, इसी के आसपास ये फैक्ट्री बनाया जाता था। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे करके एक इमेज दिया गया है। दूसरा चीज, नील का फैक्ट्री कैसे काम करता था, यहाँ पे आपको दिया गया है कि कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वैटस जो हौद होता था उसमें पहुंचा दिया जाता था और इस तरह से एक हौद से दूसरे हौद पे है ना ये जाता था। पूरा मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के इस्तेमाल होने वाला एक पैडल लेकर खड़ा है। इस मजदूर को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। मतलब उत्पादन होने के बाद भी यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था कलर निकालने के, पूरा यहाँ पे दिया गया है। और इस तरह से इसका परिणाम क्या होगा, विद्रोह होगा। लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती के लिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इसमें 2 नाम आता है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आप पढ़े होंगे। विद्रोह का स्वरूप, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। हम देंगे ही नहीं पैसा, है ना। तलवार भाले तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला कर दिया गया। औरतों ने अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूदना शुरू किया। बागान मालिक के लिए काम करने वाले का सामाजिक क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तो इस तरह से अगर आप बागान मालिक का काम कर रहे हैं ना, समाज के लोग आपका क्या कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। गुमास्ता और लठियाल करके यहाँ पे दिया है। लगान वसूली के लिए आने वाले बागान मालिकों के एजेंट गुमास्ता, ये पूछा जाएगा गुमास्ता क्या होता है, कि पिटाई की गई रैयतों ने कसम खाई कि वे ना तो कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीधार गुंडों से डरेंगे। बोल रहे थे कि आओ तुमको यही मार पीट के क्या कर देंगे, मार देंगे। ना हम इनके लठैत से डरेंगे और ना ही हम इनको लगान देंगे। ऐसा मतलब गुस्सा है ना, इनका सिर पे चढ़ गया था, पारा चढ़ गया था। स्थानीय जमींदार और मुखिया भी इनका सपोर्ट कर रहे थे, हम बताएं, क्योंकि इससे त्रस्त थे, इनको भी परेशानी हो रहा था। 1859 में नील रैयत को लगा कि उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। जमींदार इसलिए परेशान थे क्योंकि बागान मालिकों की ताकत बढ़ते जा रही थी और लंबे समय तक वो जमीन पर, मतलब हम जमींदार, मेरा जमीन बागान मालिक ले लिया, उसका ताकत बढ़ रहा है। जमींदार जो पहले से ताकतवर था, उसका जो ताकत है धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो कोई थोड़ी चाहेगा कि मेरा ताकत को कोई कमजोर करे या मेरे पैरेलल में कोई नया ताकतवर इंसान खड़ा हो जाए। तो जमींदार भी परेशान थे। सरकार का डर और रुख, किसानों को लगा कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि फिर से ऐसा खतरा ना हो जाए। 1859 का घटना, 1857 में ये लोग विद्रोह देख चुके थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर, और इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे दौरा करते हैं। 1859 की सर्दियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नील उत्पादक जिलों का दौरा किया, जिससे रैयतों ने अपनी सहानुभूति का संकेत माना, कि लगा कि अंग्रेज हमारे प्रति सहानुभूति रख रही है, इसलिए दौरा किया जा रहा है। एसएल ईडन का एक नोटिस है, बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने का हुक्म ना करने का हुक्म दे दिया। मतलब इन लोगों को लगा कि अब रानी कह रही है कि आप नील का खेती मत करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं मानने के बारे में बात किया गया। ईडन वास्तव में अशांति शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों ने इस विद्रोह का, इसे विद्रोहियों का क्या माना, समर्थन माना। तो वो बोल रहा था कि विद्रोह ना हो, लेकिन ये लोग विद्रोहियों को लगा कि रानी अब हमारे समर्थन में आ चुकी है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा और दमनकारी नील व्यवस्था को लिखना शुरू किया, और इस तरह से एक किताब लिखा जाता है दीनबंधु मित्र के द्वारा, नील दर्पण। तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है वही नील गांव का एक गीत है, मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी, कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, चुपचाप मर नहीं सकते। अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं, मतलब जान गंवाएंगे तो लाठियालों का मुकाबला। नील आयोग बनाया जाता है, बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाई गई और नील उत्पादन व्यवस्था के लिए जांच का एक नील आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे WS सीटन कार। आयोग का निष्कर्ष निकला, आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने साफ कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो बागान मालिकों को यहाँ पे धमकाया गया कि आप जो है गलत कॉन्ट्रैक्ट किए और किसानों को यहाँ पे क्या करें, परेशान कर रहे हैं। आयोग ने रैयतों से कहा कि वो मौजूदा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, लेकिन आगे से चाहे तो वो नील की खेती पूरी तरह से। तो यहाँ पे आयोग बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको पूरा करो, आगे से खेती मत करना। और यहाँ पे दिया भी गया है, ये सवाल पूछते हैं, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो किस तरह की शर्तों को खेती करना चाहोगे? तो यहाँ पे एक
किसान बोलता है मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सके, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं। क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर खेती करना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। मतलब नील नहीं उगाएंगे, सीधे बोल दिया। विद्रोह के बाद का प्रभाव चंपारण आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब 1917 का ये घटना आपको बताया जाता है। बंगाल से बोरिया बिस्तरा ये लोग लेते हैं और चलते। जब यहाँ पे कोई उपाय नहीं पड़ा तो बंगाल से कहां पहुंच गए? बिहार पहुंच गया। बगावत के बाद बंगाल में नील का उत्पादन पूरी तरह से धाराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार की तरफ क्या हो गए? चले। जब यहाँ खेती करना नहीं है, आयोग भी बोल रहे हैं, तो अब अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये लोग थोड़ी जाएंगे, तो बंगाल से बिहार शिफ्ट कर जाते हैं। और दूसरा चीज एक यहाँ पे देता है कि 19वीं सदी में आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, जिससे बगान मालिकों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वो उत्पादन फैलाने में सफल रहे। तो इस तरह से यहाँ पे नया नया चीजों का भी उत्पादन हुआ। अब यहाँ पे दिया गया है चंपारण आंदोलन के बारे में, जिसको हम शुरू में बताए भी थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। तो ठीक है, बंगाल में तो जो हुआ सो हुआ, अब वो लोग बिहार शिफ्ट कर गए और बिहार के किसानों का भी जीना हराम कर दिए थे। तो वही बोले थे कि आइए और देखिए यहाँ के किसानों का हालत। 1917 में महात्मा गांधी या दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत होती है। बीघा के बारे में दिया गया है। जमीन का एक माप होता है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो ये बीघा के बारे में दिया है। चैप्टर के लास्ट में ये चीज दिया है, चलिए पढ़ देते हैं थोड़ा सा। 18वीं सदी के शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जहां बैप्टिस्ट लंबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया, इस इलाके के नील उत्पादन के बारे में विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा। सेंट डोमिंगियो विद्रोह 18वीं सदी में कैरिबियाई द्वीपों में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में अफ्रीकी गुलामों ने अगस्त 1991 में बगावत कर दिया। तो विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी बगावत हो रहा था। उन्हें बगान जला दिए, धनी मालिकों को मार डाला। बाद में 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों को दास प्रथा समाप्त कर दी, जिसके कारण कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती पूरी बंद हो गई थी। इसीलिए ये लोग भारत में क्या कर जाते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं। ये चीज यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। अगर ये सब सारा वीडियो देखना चाहते हैं, पीपीटी देखना चाहते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट बनाना चाहते हैं, वीडियो को इस भाग तक देख रहे हैं, तो आप जरूर ₹99 खर्च कर सकते हैं और टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।